चलो अभी फोकस करेंगे। सो क्वाइट हमने देखा था कि जब भी सेलर बायर को गुड्स बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करता है, ओनरशिप ट्रांसफर होने के कुछ रूल्स थे, गुड्स को डिलीवर करने के कुछ रूल्स थे। नाउ गुड्स और पेमेंट से रिलेटेड सबसे मेन फंडा क्या था कि गुड्स का डिलीवरी हो चाहे पेमेंट हो, दे कैन बी नाउ, फ्यूचर और इंस्टॉलमेंट। बराबर। अब अगर सेलर ने बायर को गुड्स दे दिए, बायर ने उन गुड्स का पेमेंट नहीं किया, इधर पार्शियली या फिर होलली, या तो पार्ट पेमेंट नहीं किया या फिर फुल पेमेंट नहीं किया, उसे बोला जाएगा अब अनपेड सेलर। बराबर। अनपेड सेलर हमेशा पेमेंट ऑफ प्राइस के लिए ही होगा, कोई कनेक्टेड पेमेंट के लिए अनपेड सेलर नहीं बोला जाएगा, ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ प्राइस ऑफ द गुड्स, राइट। The seller will be called unpaid if the following conditions are satisfied: the whole or part of the price has not been paid and that the seller has immediate right of action for the price. Example read करेंगे। बोलो क्या? तुम टोटल मान लो। लेट्स से ए ने बी को गुड्स सेल किया, क्या हो गया? बी एंड गुड्स के साथ साथ बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया। इन्होंने बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करके रिटर्न कर दिया। लेट्स से ये 90 डेज बिल ऑफ एक्सचेंज था, ठीक है। नाउ जब तक ये बिल ऑफ एक्सचेंज ड्यू है तब तक ए को अनपेड सेलर नहीं बोला जाएगा। 90 डेज के बाद अगर बिल पेमेंट होने पे डिफॉल्ट हुआ, इस बिल पे पेमेंट नहीं हुआ, तो फिर ए को हम अनपेड सेलर मानेंगे। बराबर ना? श्योर। ए ने बी को गुड्स दिया एंड पेमेंट के लिए लेट्स से 6 मंथ्स का क्रेडिट दिया, 6 मंथ्स का क्रेडिट दिया। क्या बी ए को अनपेड सेलर कब माना जाएगा? अगर 6 महीने बाद पेमेंट नहीं हुआ तो। इन 6 महीने में आप ए को अनपेड सेलर नहीं मान सकते। अभी नहीं मानना है, पेमेंट नहीं होगा तब मानना। 6 महीने क्रेडिट तुमने खुद ने दिया है, तो अभी कैसे पेमेंट मिलेगा तुम्हें? बराबर। ड्यू डेट पे जब पेमेंट ना मिले तो हम अनपेड सेलर मानेंगे तुम्हें, राइट। सेलर विल बी कंसिडर्ड एज अनपेड सेलर ओनली व्हेन द पेमेंट इज नॉट मेड ऑन द ड्यू डेट। पक्का? चलो, अनपेड सेलर के कुछ राइट्स होते हैं।
बहुत सिंपल राइट्स है ये। अनपेड सेलर के कुछ राइट्स होते हैं, सम राइट्स आर अगेंस्ट द बायर एंड सम आर अगेंस्ट द गुड्स, अगेंस्ट द बायर एंड अगेंस्ट द गुड्स। अगेंस्ट द बायर बड़ा सिंपल राइट्स है उनका। सबसे पहले सूट फॉर रिकवरी ऑफ प्राइस, गुड्स का प्राइस रिकवर कर लो, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो, याद है, रेस्किन द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिफ्यूज फॉर द परफॉर्मेंस। डैमेजेस के लिए सू कर लो और इंटरेस्ट के लिए सू कर लो। भाई 6 मंथ्स में पेमेंट करना था, तुमने 8 मंथ्स में पेमेंट किया, राइट? तो सबसे पहले हम प्राइस के लिए सू करेंगे। अभी ये इसमें से सही नहीं हो रहा, लो उस वही आएगा 16:9 में भी। चलो 8 मंथ्स में आपने पेमेंट किया, मेरे पैसों को आपने 2 महीने एक्स्ट्रा रखा, राइट? 6 महीने तो पेमेंट रखने का मैंने तुम्हें पावर दिया था, मेरे पैसों को तुमने 2 महीने लेट पेमेंट किया था। कहना इसे 2 महीने मेरे पैसों को तुमने यूज किया, 2 महीने का इंटरेस्ट दो। अगर इंटरेस्ट हमने बिफोर एंड डिसाइड करके रखा होगा कॉन्ट्रैक्ट में, उस रेट पे इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर डिसाइड करके नहीं रखा होगा तो फिर कोर्ट एक रीजनेबल रेट पे इंटरेस्ट दिलाएगा। क्लियर है ये बात? पक्का? जस्ट लाइक रेमेडीज ऑफ ब्रीच, आपको यहां पे दिख रहा होगा इन तीनों चीज में सूट है और यहां पे नहीं है। अगेंस्ट द बायर तो यही हो गया ना, बायर ने ब्रीच ही तो किया ना, सेलर ने तो गुड सप्लाई कर दिया, बायर को पेमेंट करना चाहिए था, वो पेमेंट बायर ने नहीं किया, करेक्ट? सो कहना इसे बायर की तरफ से ब्रीच हुआ है, करेक्ट? कोई कंफ्यूजन इसमें? आइए पहले राइट अगेंस्ट बायर देखते हैं। सबसे पहले कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट। (142) suit for recovery of price, suit for damages and suit for interest. ये चारों राइट्स एक बार रीड करेंगे हम। बिना बात किए सबको रीड करना है। देखो ओनरशिप भी बायर के पास चली गई है, गुड्स का पोजीशन भी बायर के पास चला गया है। अब सोचो जो गुड्स के अगेंस्ट राइट थे सेलर के पास, वो राइट सेलर चाह के भी यूज नहीं कर सकता, बिकॉज गुड्स उसके पास है ही नहीं। गुड्स होंगे तब तो आप उन राइट्स को यूज करोगे। गुड्स तो बायर के पास जा चुके हैं, गुड्स का ओनरशिप भी बायर के पास जा चुका है, तो ओनली एक्शन अवेलेबल विथ यू इज कि आप बायर के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो, राइट? तो द बेस्ट एक्शन क्या बायर के अगेंस्ट? सबसे पहले कि आप बायर से पैसे रिकवर करने के लिए उसके ऊपर लीगल एक्शन फाइल कर दो, उसके ऊपर कोर्ट केस फाइल कर दो।
बराबर, कोई कंफ्यूजन है इसमें? श्योर। नेक्स्ट, सूट फॉर डैमेजेस, where the seller is ready and willing to deliver the goods to the buyer, but buyer wrongfully neglects or refuses to accept the goods and pay for them, then seller may bring the legal action against the buyer for recovery of damages suffered due to non-acceptance of the goods. सर बायर जो है वो गुड्स का डिलीवरी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, गुड्स का डिलीवरी नहीं ले रहा है, सेलर को इससे अगर लॉस हो रहा है तो डैमेजेस रिकवर कर सकता है। सो डैमेजेस कौन से रिकवर करेगा? ऑर्डिनरी और स्पेशल। स्पेशल के लिए ऑब्वियसली अगर प्री इन्फॉर्म्ड होगा तो कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। बराबर, कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें? उसका दे दिया तो फिर क्या मत लेके जाओ डिलीवरी, फिर मैं क्यों एक्शन लूंगा? मतलब मेरे लिए तो और अच्छा है, तुमने पैसे भी दे दिए और गुड्स लेके भी नहीं जा रहे हो, मुझे क्या प्रॉब्लम है? पूरा पढ़ो, आधा लाइन नहीं पढ़ना होता है। रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द गुड्स एंड पे फॉर देम। अगर हम गुड्स लेने से मना कर रहे हैं, लेट्स से बायर गुड्स लेने से मना कर रहा है लेकिन पेमेंट कर दे रहा है, तो हमें क्या प्रॉब्लम है? हमारे लिए तो और अच्छा है। चलो, देयर आफ्टर सूट फॉर इंटरेस्ट, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया, एक बार रीड करेंगे कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइडेड था तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, अदरवाइज कोर्ट रीजनेबल रेट डिसाइड कर लेगा। बिल्कुल, क्योंकि ओनरशिप तो ट्रांसफर हो चुकी है। रिस्क एंड रिवॉर्ड फॉलोज ओनरशिप। गवर्नमेंट ने बैन किया, वो लॉस अब जो ओनर है वो बियर करेगा। ओनरशिप बायर के पास जा चुकी है, बायर लॉस बियर करेगा। ले सकते हो सारे एक्शन, जो पार्टली पेड हो गया वो सिचुएशन आपका। तो क्या हुआ? बिल्कुल ले सकते एक्शन। प्राइस में हमने उसे कॉस्ट या प्रॉफिट डिस्क्लोज करके थोड़ा ना दिया था। चलो अभी ध्यान से सुनना मेरी बात। राइट अगेंस्ट गुड्स दो सिचुएशन में देखनी है। सबसे पहले, व्हेन द ओनरशिप इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड। प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप होता है ना, प्रॉपर्टी या जनरल प्रॉपर्टी एक ही बात है। इसका मतलब क्या होता है? ओनरशिप। और स्पेशल प्रॉपर्टी का मतलब पोजीशन। तो गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर हो चुका है तब आपके पास ये 3 राइट्स है, और गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है तो ये 2 राइट्स है। देखो, ओनरशिप ट्रांसफर हो चुका है, सबसे पहले लीन लगा लो। लीन याद है? पक्का? सेकेंड, गुड्स तुम्हारे पास से डिस्पैच हो चुके हैं लेकिन अभी तक बायर को मिले नहीं है, रास्ते में ही गुड्स को रोक दो। तुम्हारे पास पड़े हैं गुड्स, अपने पास रिटेन कर लो। तुम्हारे पास से निकल चुके, बायर को मिले नहीं है, रास्ते में रोक दो। तुम्हारे पास से निकल चुके और बायर को मिल गए, अब एक्शन अगेंस्ट बायर ले लो। गुड्स के अगेंस्ट तुम कुछ नहीं कर सकते। बराबर? फिर से बोलता हूं, गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है लेकिन गुड्स फिजिकली तुम्हारे पास ही पड़े हैं। राइट टू लीन लगा लो। लीन मतलब रिटेन कर लो, उन गुड्स को अपने पास ही रख लो। बराबर? सेकेंड, तुम्हारे पास से गुड्स निकल चुके हैं लेकिन अभी तक बायर को नहीं मिले हैं। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगा लो, रास्ते में ही गुड्स को रोक लो। बराबर? थर्ड, तुम्हारे पास से गुड्स निकल चुके हैं और बायर को भी मिल चुके, बायर को गुड्स पहुंच चुके। अब तुम गुड्स के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकते। द बेस्ट यू कैन डू इज कि तुम क्या करो, बायर के अगेंस्ट एक्शन ले लो। पक्का? कोई कंफ्यूजन है इसमें? श्योर? पक्का है? क्लियर है सबको ये बात? अब देखो, अगर गुड्स आपके पास पड़े एंड ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, ये सबसे इजी है। गुड्स फिजिकली भी सेलर के पास, ओनरशिप भी सेलर के पास, कुछ नहीं, तुम डिलीवरी रोक लो कि जब तक पैसा नहीं दोगे गुड्स नहीं मिलेंगे, काम खत्म। इसके अलावा कोई और एक्शन लेना हो तो ले लेना।
लाइक हो सकता है तुम्हें लगे कि समझो गुड्स तो तुम्हारे पास पड़े, तुम मार्केट में किसी और को बेच दोगे, वो ठीक है। पहले तुमने बायर से गुड्स को लेट से 1000 रुपए में बेचने की बात की थी, अब मार्केट में 800 रुपीज में ही बिक रहे हैं, 200 रुपए का लॉस हो गया, 200 रुपीज डैमेजेस रिकवर कर लो, राइट। सो यू हैव राइट टू स्टॉप द डिलीवरी, कि जब तक पैसे नहीं दोगे गुड्स नहीं मिलेंगे। एंड सेकंड, कोई भी और राइट आप यूज कर सकते हो। समझ में आया ये चीज? पक्का? एक एक करके डिस्कस करें इन पॉइंट्स को। आइए सबसे पहले देखते हैं, राइट अगेंस्ट गुड्स when the ownership of goods has not been transferred, right of withholding delivery and any other right. Quickly एक बार ये दोनों पॉइंट रीड करेंगे। डन? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए गेस, बराबर? तो जब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है तो इस पे कोई क्वेश्चन भी नहीं आएगा। तुम्हें क्या लगता है ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा? जिसमें तुम्हें कंफ्यूजन लगे ना, पढ़ के तुम्हें लगे समझ नहीं आ रहा है, मार्क कर लो, उससे क्वेश्चन पक्का आएगा। लास्ट में ऐसा हो ना, सुबह तुम एक टॉपिक पढ़ रहे हो, लगे चल ये तो छोड़ देते, इससे क्वेश्चन क्या ही आएगा, वो पक्का आएगा। जो चीज डिफिकल्ट लगे, हमारा ह्यूमन माइंड कैसे वर्क करता है, जो डिफिकल्ट लगे उसे हम बोलते रहते चल छोड़ इसको जाने दे। व्हाट वी डोंट रियलाइज इज उसे करना और ज्यादा जरूरी है। एग्जाम से एक हफ्ता पहले जब लॉ का फाइनल प्रिपरेशन कर रहे होगे और तुम्हें लगेगा कि नहीं ये टॉपिक तो समझ में नहीं आ रहा, इसे छोड़ देते हैं, समझ लेना उससे पक्का क्वेश्चन आ रहा है, उसे पक्का पढ़ के जाना है, उसे छोड़ के नहीं जाना है। चलो अभी मेन राइट्स डिस्कस करें, जहां से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला राइट ऑफ लीन। राइट ऑफ लीन, मुझे पहले ये बता दो ना, यहां पे जो लीन हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये जनरल लीन है कि पर्टिकुलर लीन है? या दोनों में से कोई नहीं है? स्पेसिफिक हो गया। तो जनरल है, पर्टिकुलर है, या दोनों में से कोई नहीं है? ये वैसे जनरल पर्टिकुलर तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में थे, हम तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है दोनों में से कोई ना हो, यहां पे एक होगा। आइडेंटिफाई, वो तो हम हमेशा आइडेंटिफाई कर सकते, जनरल लीन में भी तो आइडेंटिफाई कर सकते। बिना आइडेंटिफाई किए तुम लीन कैसे लगाओगे? क्वाइट। राइट ऑफ लीन पे आएंगे। चलो राइट ऑफ
lien is the right to retain possession of the goods. The right can be exercised only when the possession of goods is with the seller. The unpaid seller of the goods can retain the possession of goods until payment of the price in the following cases. इसको मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर डायरेक्ट क्वेश्चन. ये 3 मार्क का डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से सिचुएशन में आप राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकते हैं. So the unpaid seller can retain the possession of the goods until payment of price in the following cases. सबसे पहले, अगर आपने गुड्स क्रेडिट पे नहीं बेचा है, अगर आपने गुड्स क्रेडिट पे नहीं बेचा है तो. सेकंड, अगर आपने क्रेडिट पे बेचा है और क्रेडिट का पीरियड खत्म हो गया तो आप लीन लगा सकते हैं. मैंने आपको बोला था 6 महीने का पेमेंट का टाइम दिया है, 6 महीना खत्म होने के बाद आप लीन लगाओ. थर्ड, बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो आप लीन लगा लो. बायर इंसॉल्वेंट हो गया, पहले के पैसे ही वो दे नहीं पा रहा है, हमारे और पैसे कहां से देगा. एंड लास्ट, अनपेड सेलर कैन रिटर्न द गुड्स ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ प्राइस ऑफ द गुड्स. अगर कोई और मेंटेनेंस चार्ज, स्टोरेज चार्ज, ये सब है गुड्स के, तो उसके लिए हम लीन नहीं लगा सकते. पक्का. लेट्स से मैंने एक कार सेल किया, कस्टमर ने जब तक पैसा नहीं दिया मैं उसकी कार को रिटेन कर सकता हूं. पक्का. सिर्फ कार के प्राइस के लिए कार को रिटेन कर सकता हूं. मुझे कस्टमर ने कार के तो पैसे दे दिए, लेकिन 2 महीने से कार जो मेरे पास खड़ी है, मुझे पार्किंग का कॉस्ट लगा होगा, पार्किंग के पैसे नहीं दिए मुझे. पार्किंग के पैसे के लिए मैं लीन नहीं लगा सकता अगर क्वेश्चन हो एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट. पक्का. पर यही क्वेश्चन अगर प्लेज का होता तो मैं पार्किंग के पैसों के लिए भी लीन लगा सकता था. पक्का. बेलमेंट का होता, पार्किंग के पैसों के लिए भी मैं लीन लगा सकता था. पक्का. तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में ध्यान रखना, सिर्फ पेमेंट ऑफ प्राइस के लिए लीन लगाया जा सकता है. और अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का अकॉर्डिंग पूछे तो सो मेन अमाउंट और कनेक्टेड अमाउंट दोनों के लिए लीन लगाया जा सकता है. एक क्वेश्चन भी शायद हमने सॉल्व किया था क्या. ठीक है, आज होमवर्क देता हूं, आज सॉल्व हो जाएगा, डोंट वरी. राइट. कोई कंफ्यूजन हुआ इस बात पे. श्योर. जब गुड्स की पार्ट डिलीवरी हुई है, क्वाइट, कल हमने पार्ट डिलीवरी का कॉन्सेप्ट देखा था. अगर एक पार्ट डिलीवर हुआ है तो आप बैलेंस पार्ट को भी लीन लगा सकते हो. अगर एक पार्ट डिलीवर हो गया तो जो अनडिलीवर्ड पार्ट है उस पर भी आप लीन लगा सकते हो. ऐसा नहीं कि आपको लीन पूरे गुड्स पे ही लगाना पड़ेगा, अनडिलीवर्ड पार्ट पे भी आप लीन लगा सकते हो. क्लियर है. कोई कंफ्यूजन है इस पे. चलो एक बार राइट ऑफ लीन का पूरा कॉन्सेप्ट रीड करो वापस आप लोग, जो अभी मैंने डिस्कस किया, और उसके बाद प्रॉपरली मुझे बताओ ये जनरल लीन है या पर्टिकुलर लीन है या कोई नहीं है. चलो डन. पर्टिकुलर मुझे क्या पता ना, मुझे तो मेजॉरिटी लोग जो बोलोगे मैं उसको सही बोल दूंगा. पर्टिकुलर कितने लोग बोलते हो पर्टिकुलर. तुम्हारा क्या नाम बोले, साजिद ना. साजिद के साथ कितने लोग हैं. पीछे है कुछ दोस्त.
एक दो तीन, पॉपुलैरिटी बहुत कम है तेरी। कितने लोगों को लगता है जनरल लीन? इतना बड़ा बैच, पता नहीं क्या थर्ड में किसको लोग को लगता है कि कोई नहीं है, ना जनरल लीन ना पर्टिकुलर लीन। क्या है धर्म संकट? चलो, ये जो बीच वाले हैं जिनका आंसर इधर भी नहीं उधर भी नहीं, मैंने शुरू में बोला था मेरे क्लास में उनके लिए प्लेस नहीं है। याद है फर्स्ट लेक्चर? जनरल लीन का कॉन्सेप्ट याद है? कोई ऐसा जिसको जनरल लीन का कॉन्सेप्ट याद नहीं है? और पर्टिकुलर लीन का नहीं याद है? आप नहीं थी, ठीक है, चलो आप एग्जाम्ट हो। और याद है पक्का सबको? चलो फिर तो वापिस एक बार क्वेश्चन पूछता हूं। कितने लोग को लगता है ये लीन जो हम लगा रहे हैं जनरल लीन है? रेज योर हैंड। जनरल लीन। आपको क्या नाम है आपका? ऐश्वर्या और खुशी। तुम लोग की पॉपुलैरिटी साजिद से भी खराब है। कितने लोगों को लगता है पर्टिकुलर लीन है? अरे पार्टी बदल लिया, नीतीश कुमार निकला ये तो। ये जनरल लीन है। बताओ खुशी, क्यों जनरल लीन? बोलो बोलो बोलो। वेरी गुड। पर्टिकुलर लीन के लिए आपको, पर्टिकुलर लीन कब लगाते हैं हम? क्वाइट, जब गुड्स के ऊपर लेबर या स्किल लगाया गया हो, वो लेबर या स्किल का पैसा ड्यू हो, उस ड्यू अमाउंट के लिए अगर हम लीन लगाएं तो पर्टिकुलर लीन होता है। उससे क्या फर्क पड़ता है? याद करो, हमने एग्जाम्पल भी देखा था कि आप बाइक देके आए, सर्विसिंग करवाए, सर्विसिंग के पैसे नहीं दे रहे हो तो रिटेन कर लिया, दैट इज पर्टिकुलर लीन। ये जनरल बैलेंस ड्यू है ना। चलो, सो दिस वुड बी जनरल लीन। चल सकते हैं आगे? किसी को कंफ्यूजन है अभी भी इसमें? चलो, सेकंड, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। यहां पे होता है काफी एरर। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, यहां पे एरर क्यों होता है? बिकॉज स्टूडेंट्स ये नहीं समझ पाते हैं, यहां पे स्टूडेंट्स ये नहीं समझ पाते हैं कि सबसे पहले, इधर फोकस करेंगे, सबसे पहले स्टूडेंट यहां पे ये नहीं समझ पाते हैं कि ट्रांजिट कब हो रहा है। बिकॉज जब तक गुड्स ट्रांजिट में है तब तक ही आप स्टॉप कर सकते हो। सो हमें दो बातें समझनी पड़ेगी, ट्रांजिट स्टार्ट कब होगा, ट्रांजिट एंड कब होगा, राइट? सो बड़ा सिंपल है, जब आपके पास से गुड्स डिस्पैच हो गया ट्रांजिट स्टार्ट हो गया, बायर को मिल गया ट्रांजिट एंड हो गया। एंड आई विश लाइफ इतनी सिंपल होती, राइट? चलो थोड़ा सा समझे, ट्रांजिट कब एक्सरसाइज होता है? Duration of transit. The goods are deemed to be in the course of transit from the time when they are delivered to a delivered to a courier or other bailee for the purpose of transmission to the buyer, until the buyer or his agent in that behalf takes delivery of them from such carrier or other bailee. यानी जैसे ही मेरे पास से कुछ डिस्पैच करके मैंने सिंपली बोलूं किसी ट्रांसपोर्टर को दिया, ट्रांजिट चालू हो गया। कब तक ट्रांजिट रहेगा? कोर फंडा तो यही है जब तक बायर उसे रिसीव ना कर ले या बायर के बिहाफ में कोई और पर्सन उसे रिसीव ना कर ले। पक्का? तो ट्रांजिट स्टार्ट कब होगा? फ्रॉम डिस्पैच। और ट्रांजिट एंड कब होगा वो चैलेंजिंग है, उसके लिए इतनी सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। When does transit come to an end? आज कितना बजे लेक्चर आप लोगों को? लॉक ऑफ 4 o'clock तक है ना? When does transit come to an end?
बस उसके बाद घर। तो उसके बाद किसका लेक्चर है आज? जय सर का है वो। तब तो खुशी सीधा बैठेगी। ये देखो, ये कौन सा सीधा होता है? चलो, तो पहली बार बैठे इस रूम में? हाँ, मेरा ही होगा ना सुबह सुबह लेक्चर। चलो, इधर भी तुमने घपला किया था ना उस दिन? तुमने घपला किया, तुमने बोला ब्रेक दो। चलो, so the right of stoppage in transit is lost when transit comes to an end. The transit comes to an end in the following cases. सर, ट्रांजिट स्टार्ट होगा तब से आप स्टॉप कर सकते हो, ट्रांजिट एंड होने तक आप स्टॉप कर सकते हो, राइट? स्टार्ट कब होगा? जैसे ही सेलर ने डिस्पैच किया। एंड कब होगा? जैसे बायर या उसके बिहाफ में कोई और पर्सन गुड्स का डिलीवरी ले ले। सेकंड, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, केयरफुली रीड करेंगे इस पॉइंट को, और जिसे समझ में आएगा वो हैंड रेस करेगा। चलो राहुल, जल्दी से सेकंड पॉइंट रीड करो, फिर सबको एक्सप्लेन करो क्या बोल रहा है। राहुल को बताने दे, उसको बताने का मन है। बोलो राहुल। क्वाइट। राहुल एक्सप्लेन कर रहा है, सब सुनेंगे। ये पीछे तुम लोग डिस्टर्ब मत करो, राहुल आंसर बता रहा है यहां पे। बोल राहुल। कैसे? वड़ा पाव धुना लेके आना, तो रास्ते से 2 पैक कराते लाना। देखो, मुंबई से गुड्स निकला, मुंबई से गुड्स निकला, इसे दिल्ली डिलीवर करना था। ट्रांसपोर्टर मुंबई से दिल्ली लेके जा रहा था गुड्स को। रास्ते में सूरत में ही आपने गुड्स की डिलीवरी ले ली। सर कैसे ली? लीगली ली, इलीगली ली, वो हमारा यहाँ पे मैटर ही नहीं है। इलीगल तरीके से ली, हम इलीगल तरीके से आपके ऊपर एक्शन लेंगे। क्रिमिनल लॉज है ना इंडिया में, 3 नए क्रिमिनल लॉज आए हैं ना। भारतीय न्याय संहिता, भूल गई? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, आ गया ना 1 जुलाई को। रात को 12 बजे नए लॉज आए और 1 बजे उसमें पहला क्राइम भी रजिस्टर हो गया। सो 11:59 पे इंडियन पिनल कोड खत्म हुआ। 1 जुलाई को रात को ठीक 12 बजे नया क्रिमिनल लॉ स्टार्ट हुआ, भारतीय न्याय संहिता। एंड 1 बजे एकदम 1 घंटे बाद उसमें पहला क्रिमिनल केस भी रजिस्टर हो गया। तो पूरी रात भी पास नहीं हुई। वो नहीं पता, उसका डिटेल्स नहीं आता ना, तो पुलिस का फाइल हुआ है ना, तो कोर्ट में जाएगा तब जाके डिटेल्स आएगी ना। 3 आया, आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, इंडियन एविडेंस की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और इंडियन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। चलो, अब क्वाइट, मुंबई से ये गुड्स डिलीवर होने वाले थे दिल्ली। उसके लिए यहां से ट्रांसपोर्टर दिल्ली लेके गुड्स जा रहा था। रास्ते में सूरत पड़ा, राइट? सूरत में विकास कहां गया? सूरत में ये विकास ने ट्रक वाले को गन दिखा के वहीं पे गुड्स का डिलीवरी ले लिया। नाउ अंडरस्टैंड, हम पढ़ रहे सेल ऑफ गुड्स एक्ट।
ट्रांजिट वहीं पे खत्म हो गया। विकास ने सही किया, गलत किया, इसका आंसर सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं दे सकता। इसका आंसर जानना है, इसका आंसर जानना है तो आपको क्रिमिनल लॉस के पास जाना पड़ेगा, राइट। सो ट्रांजिट कब एंड हो गया? जैसे ही, मैंने क्या बोला, जैसे ही बायर ने या बायर के बिहाफ में किसी और ने डिलीवरी ले ली, राइट। अगर दिल्ली तक पहुंच के दिल्ली में डिलीवरी लेते, यहां पे ट्रांजिट एंड होता। सूरत में डिलीवरी ले ली, यहीं पे ट्रांजिट एंड हो गया। अब तुम प्रैक्टिकली सोचो ना, हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि किस टाइम पे आप गुड्स को अपने पास होल्ड करके रख सकते हो। अरे इलीगल तरीके से लिया, बट गुड्स लेके तो चला गया ना, अब कैसे रिटेन करोगे गुड्स को? कैसे तुम अपने पास रखोगे? गुड्स बचे ही नहीं तुम्हारे पास, बराबर। तो लॉजिकल है ना ये, राइट। चलो थर्ड पॉइंट रीड करेंगे। एसी बंद क्यों करवा दिए? तुम लोग ही तो एसी सब बंद करा देते हो, सब एसी बंद करवा दिए। चलो चलो फोकस, इधर फोकस। हाँ बोलो। बिल्कुल, मैंने तो बोला आप चाहे लीगल तरीके से करो चाहे इलीगल तरीके से करो। वेयर द कैरियर और अदर बेली समोसा वमोसा नहीं खिला रहा तू क्लास में? सबको लोग गुस्सा निकाल रहे। कॉफी पिला रहा है मुझे, लेके वेट करते हैं। नहीं नहीं, वेयर द कैरियर और अदर बेली acknowledges to the buyer or his agent that he holds the goods as soon as the goods are loaded on the ship unless the seller has reserved the right of disposal of the goods। यानी यहां पे बात ये हो रही है कि अगर नहीं, मैं नहीं लूंगा, आप लो। अगर ट्रांसपोर्टेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर ने खुद ली है, अगर ट्रांसपोर्टेशन के अगर ट्रांसपोर्टेशन की, अरे पढ़ लो, सुनो। देखो आज के बाद सिर्फ 2 लेक्चर और लगेंगे आपके लॉ के। हाँ मैक्सिमम, अगर 2 लेक्चर में, मतलब छोटे लेक्चर में तो 3 लेक्चर बस। सो हम लॉ के एकदम एडवांस स्टेज पे हैं। आई होप आप घर पे साथ में पढ़ रहे हो, राइट। मैंने क्या बोला? यू नीड टू बी प्रोफिशिएंट। आपको एफिशिएंट होने से भी नहीं चलेगा, इफेक्टिव होने से भी नहीं चलेगा, आपको प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा। प्रोफिशिएंट मीन्स द इक्विलिब्रियम पॉइंट बिटवीन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। चलो नाउ क्वाइट। ट्रांसपोर्टेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर बायर ने ली है तो जैसे ही गुड्स ट्रांसपोर्टर को हैंड ओवर किए, ट्रांजिट खत्म। ट्रांसपोर्टर सेम चीज, देखो बेसिक लॉजिक तो वही है कि बायर या बायर के बिहाफ में किसी ने गुड्स को रिसीव कर लिया, ट्रांजिट ओवर हो गया, राइट। सो अगर ट्रांसपोर्टेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर ने खुद ने ली है तो जैसे ही गुड्स पहुंच गया ट्रांसपोर्टर के पास, वैसे ही ट्रांजिट ओवर हो गया, बराबर।
क्लियर है ये? चल सकते हैं आगे? हाँ, क्या हमने कल पढ़ा था ना, राइट ऑफ रिजर्व्स द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द गुड्स। क्या अगर सेलर बोल के रखा है कि मैं ओनरशिप मेरे पास ही रहेगी, सेलर ने अगर बोल के रखा ओनरशिप मेरे ही पास रहेगी, याद है राइट ऑफ डिस्पोजल, कि सेलर रिजर्व करके रख सकता है कि फ्यूचर डेट तक, कि बाद में कभी मैं गुड्स तो आज तुम्हें दे रहा हूं, ओनरशिप बाद में दूंगा। तो अगर सेलर ने डिस्पोजल का राइट टू डिस्पोजल रिजर्व करके रखा है तो फिर उस टाइम पे राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट वेस्ट नहीं होता है। चलो क्लियर है क्या हमें ये? आगे देखते हैं। चलिए अगले चार पॉइंट क्विकली रीड करेंगे। राइट टू डिस्पोजल मतलब आपने रिजर्व करके रखा है राइट कि आप ओनरशिप अभी ट्रांसफर नहीं करोगे, बाद में ट्रांसफर करोगे। क्वाइट चलो बात करने का टाइम नहीं दिया मैंने। एक बात बताओ, जब गुड्स ट्रांजिट में था हमने लेट्स से ट्रांसपोर्टर को फोन कर दिया कि वहीं पे रुक जाओ, गुड्स अभी डिलीवर मत करना। हमारे पास दो चॉइस होगी उसके बाद, या तो उसे बोलेंगे गुड्स वापस हमारे पास ले आओ, या हम बोलेंगे वहीं पे रुके रहो जब तक वापस फोन ना करे आगे मत बढ़ना। करेक्ट? सो जब तक उसे हम वहीं रुके रहने बोल रहे हैं तब तक क्या होगा? स्टॉपेज इन ट्रांजिट। कहना इसे अगर हम वापस अपने पास मंगवा ले, मतलब हमने लीन लगा लिया, अपने पास रिटेन करके रख लिया, पक्का? सो एक बार गुड स्टॉप हो गया ट्रांजिट में, उसके पास दो ऑप्शन है, या तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट ही करते रहो या फिर वापस लीन लगा लो, पक्का? तो अपने पास वापस मंगा लोगे तो वापस लीन लगा लिए, और रास्ते में ही पड़ा है तो आप अभी तक स्टॉपेज इन ट्रांजिट ही रखे हो। कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें? How stoppage of transit is effected? Number one, the unpaid seller may exercise his right to stop in transit either by taking actual possession of the goods or by giving notice of his claim to the courier or other bailee in whose possession the goods are. Such notice may be either to the person in actual possession of the goods or to his principal. यानी जरूरी नहीं कि हम वो ट्रक के ड्राइवर को ही बोले कि भाई वहीं पे रुक जा, हम ट्रांसपोर्ट एजेंसी को भी बोल सकते हैं, राइट? रास्ते में गुड्स तो वो ट्रक का ड्राइवर लेके निकला होगा ना ट्रक में, हमें जरूरी नहीं कि हम ट्रक के ड्राइवर को ही बोले कि भाई गुड यहाँ पे रुक जाओ, अभी रास्ते में गुड्स देना नहीं है। हम तो जो एजेंसी है ट्रांसपोर्ट एजेंसी, उसे भी कॉल कर सकते हैं, बराबर? आप एक्चुअल कैरियर को या फिर उसके प्रिंसिपल को, किसी को भी आप इंफॉर्म कर सकते हो, पक्का? If the notice is sent to the principal, then the notice is deemed to have reached when such principal communicates it to his servant or agent. Quite. Right of stoppage in transit कब माना जाएगा? मैंने ट्रांसपोर्ट एजेंसी को कॉल करके इन्फॉर्म किया, ट्रांसपोर्ट एजेंसी अपने ड्राइवर को कॉल करके इन्फॉर्म करेगी, जिस दिन एजेंसी ने ड्राइवर को इन्फॉर्म किया उस दिन माना जाएगा स्टॉपेज इन ट्रांजिट हो गया, पक्का? लेट्स से मैंने 1 तारीख को कॉल किया रात को, 2 तारीख को सुबह सुबह ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने क्या किया? ड्राइवर को कॉल किया, लेकिन तब तक गुड्स डिलीवर हो चुका था, स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं मिलेगा। मतलब लॉजिक, जो गुड्स सब आपके पास बचे ही नहीं ना, बायर ने ले लिए गुड्स के, बायर तुम्हें रिटर्न करेगा क्या गुड्स को? बराबर? कोई कंफ्यूजन है इसमें? चलो एक बार दोनों पॉइंट रीड करेंगे, हाउ द स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज अफेक्टेड।
अनपेड सेलर का, हाँ कहाँ पे? पहले ये पढ़ो, आते हैं उस पे। चलो, राइट ऑफ लीन और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट में कोई कंफ्यूजन है क्या? कोई क्वेरी है इसमें? श्योर? किसी को कोई डाउट इनमें? राइट ऑफ लीन क्लियर है हमें, स्टॉपेज इन ट्रांजिट क्लियर है। सो लास्ट राइट ऑफ रीसेल। The unpaid seller has the direct right to resell the goods in the following circumstances: when the goods are perishable in nature, when the unpaid seller has expressly reserved his right of resale। हमने गुड्स तुम्हें दिया, गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया, गुड्स फिजिकली हमारे पास पड़े, हमने तुम्हें बोल दिया था भाई 10 दिन के अंदर पैसा दे देना, वरना हम गुड्स को रीसेल कर देंगे। अब मेरी बात सुनो, यहां पे जब हम गुड्स को रीसेल कर रहे हैं, गुड्स का ओनरशिप तो हमारे पास नहीं है, राइट? गुड्स का ओनरशिप तो हमारे पास नहीं है ना, ओनरशिप हम ट्रांसफर कर चुके हैं। नेमो डेट कोड नॉन हैबिट, उसमें एक एक्सेप्शन था, सेल बाय अनपेड सेलर। ये अनपेड सेलर जो है वो गुड्स का ओनर नहीं है, स्टिल उसने जो गुड्स ट्रांसफर किया है उस पे सामने वाले को वैलिड टाइटल मिलेगा। अरे ये रहा, इधर ऐसा पढ़ा था, कुछ याद आया? स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, सच है ये। इसका एक्सेप्शन में ये एक पॉइंट था, सेल बाय अनपेड सेलर टू बी डन इन यूनिट 4, राइट? सो अनपेड सेलर अगर गुड्स को रीसेल करेगा तो माना जाएगा कि सामने वाले को वैलिड टाइटल मिल रहा है। नाउ मेरी बात ध्यान से सुनना, इधर देखो, क्वाइट, इधर देखो। सबसे पहले गुड्स पेरिशेबल नेचर को आप हमेशा गुड्स को रीसेल कर दो। आपने अगर राइट रिजर्व रखा है, गुड्स को हमेशा रीसेल कर दो। इसके अलावा आप इन कुछ पॉइंट्स को फॉलो करके गुड्स को रीसेल कर सकते हो। यानी कि अगर आपका गुड्स नॉन पेरिशेबल नेचर का है और आपने राइट रिजर्व करके नहीं रखा है रीसेल का, तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप रीसेल कर पाओगे। सबसे पहले अनपेड सेलर एक नोटिस देगा ऑफ हिज इंटेंशन टू रीसेल द गुड्स, प्लस एडिशनल टाइम देगा पेमेंट करने के लिए। एंड बायर अगर प्राइस एक रीजनेबल टाइम के अंदर पे कर दे तो ठीक है, अदरवाइज अनपेड सेलर फिर गुड्स को रीसेल कर देगा। ध्यान सुनना मेरी बात, बायर ने डिफॉल्ट किया पैसे देने में, अनपेड सेलर अब गुड्स को रीसेल करना चाहता है, उसके लिए अनपेड सेलर को एक नोटिस देना पड़ेगा बायर को, जिस नोटिस में वो अपना इंटेंशन बताएगा कि मैं गुड्स को रीसेल करना चाहता हूं, एंड एक एडिशनल टाइम फॉर पेमेंट देगा कि 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दो वरना मैं रीसेल कर दूंगा। बराबर? नाउ
अगर उस एडिशनल टाइम के अंदर भी बायर ने पैसे नहीं दिए तो फिर गुड्स रीसेल कर देंगे। पक्का? अब ध्यान से एक बात समझना मेरी, आपने नोटिस दिया, किसने? सेलर ने, फिर रीसेल किया, रीसेल करने में लॉस हुआ, लॉस बायर बियर करेगा, प्रॉफिट हुआ सेलर का होगा। आपने नोटिस नहीं दिया, लॉस सेलर बियर करेगा, प्रॉफिट बायर को जाएगा। यह प्रिंसिपल ध्यान रखेंगे। लॉ मेकर्स ने ऐसे प्रिंसिपल इसलिए बनाए बिकॉज दे वांट कि बिना बिना नोटिस दिए रीसेल ना किया जाए। चलो चल सकते हैं आगे। नाउ द राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज नॉट अफेक्टेड बाय द बायर selling or pledging the goods unless the seller has assented to it। देखो, बायर मेरे से गुड्स खरीद के गया, राइट? ध्यान समझना, बायर मेरे से गुड्स खरीद के गया। जब गुड्स खरीद रहा था वो मेरे से, उसने उसी टाइम पे मुझे बोल दिया था कि वो इस गुड्स को रीसेल करेगा, उससे जो पैसा आएगा उन पैसों से मुझे पेमेंट करेगा। क्या अब मैं इन गुड्स पे लीन या स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगा सकता हूं? पक्का? श्योर? लेट्स से कुछ इस तरीके से ट्रांजैक्शन हुआ है, केयरफुली समझना। ये इस तरह का केस स्टडी आ सकता है आपको। ए ने बी को गुड्स सेल किया, गुड्स पड़े थे एक वेयर हाउस में, जिस वेयर हाउस पे सी का कंट्रोल था। ए ने सी को बोला कि जब तक मैं तेरे को इन्फॉर्म ना करूं गुड्स बी को नहीं देने। ए ने गुड्स का ओनरशिप बी को ट्रांसफर कर दिया, बराबर? अब बी ने इन गुड्स को सी को रीसेल कर दिया। डी को रीसेल कर दिया। डी सी के पास गुड्स की डिलीवरी मांगने गया। क्या डी सी के पास गुड्स की डिलीवरी मांगने गया? गुड्स तो फिजिकली यहीं पे पड़े हैं ना। डी सी के पास गुड्स की डिलीवरी मांगने गया। दोनों बातें ध्यान रखना। अगर ए ने बी को अलाउ किया होगा कि ठीक है आप बिना पैसे दिए गुड्स आगे रीसेल कर लेना, देन सी कैन नॉट बी स्टॉप्ड फ्रॉम डिलीवरिंग द गुड्स टू डी। अगर ए ने ऐसा अग्री नहीं किया होगा तो फिर ए सी को स्टॉप कर सकता है कि गुड्स को डिलीवर मत करना। पक्का? इसका एक केस लॉ है यहां पे, माउंट डीएफ लिमिटेड वर्सेस जे एंड जे प्रोविजन कंपनी लिमिटेड। एक बार रीड करेंगे इसे। क्वाइट, बिना बात किए। हाँ, कार्टन बॉक्स
क्वाइट। सेम एग्जांपल जो भी मैंने आपको दिया, पक्का? सो इसको आपको इंपॉर्टेंट मार्क करना है। यहां से आपको केस लॉ पूछा जा सकता है एग्जाम पे, सॉरी केस स्टडी पूछा जा सकता है, तो आपको आइडियली ये केस लॉ रेफर करना चाहिए। नहीं भी करोगे तो चलेगा, करोगे तो बेटर मार्क्स मिलेंगे। चलो क्लियर है इतना? अब एक बात समझो, क्वाइट, हमेशा ऐसा ही जरूरी थोड़ी ना है कि बायर ही गलत हो। बायर गुड्स ले गया, पैसे नहीं दिया। रिवर्स भी तो हो सकता है, सेलर ने पैसे ले लिए, गुड्स नहीं दिए, गुड्स का लेट डिलीवरी किया, राइट? सो हमारे पास कुछ राइट्स है ऑफ बायर। सबसे पहला, डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी। अगर बायर ने गुड्स देने से मना कर दिया, सॉरी सेलर ने गुड्स देने से मना कर दिया, सो नॉन डिलीवरी के लिए बायर डैमेजेस के लिए केस फाइल कर सकता है। सर ऑर्डिनरी डैमेजेस के लिए भी, और अगर प्री इन्फॉर्म किया है तो स्पेशल डैमेजेस के लिए भी। पक्का? बायर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए भी केस फाइल कर सकता है। एंड वी ऑल नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट कब अवॉर्ड करेगा? अगर गुड्स की बात कर रहे हैं ना, गुड्स अगर कुछ यूनिक नेचर के होंगे तो। यूनिक नेचर के गुड्स तभी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अवार्ड किया जाएगा। एंड ऑब्वियसली गुड्स असर्टन या स्पेसिफिक होने चाहिए। फ्यूचर गुड्स जो अभी तक बने ही नहीं है, उनके ऊपर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट अवार्ड नहीं करेगा। पक्का? बायर के पास राइट है कि वो सेलर के ऊपर केस फाइल कर सकता है फॉर रिकवरी ऑफ इंटरेस्ट। भाई तुमने मुझे गुड्स डिलीवर नहीं किया, मैंने जो पैसे दिए थे वो तो रिफंड करो। रिफंड करने में अगर लेट करोगे तो तुम्हें साथ में इंटरेस्ट देना पड़ेगा। पक्का? लॉ तो गवर्नमेंट से भी इंटरेस्ट दिलाता है, मिलता भी है। अभी तो आप लोग छोटे हो, 2-3 साल 4 साल बाद जब आईटीआर फाइल करना चालू करोगे, अपने घर पे पूछना, बड़े भाई बहन को, पापा को बताएंगे। आईटीआर जब फाइल करते हैं, सो देयर इज टाइम कि इतने दिनों के अंदर पैसे रिफंड आ जाने चाहिए टैक्स के। अगर रिफंड बनता है तो उतने दिन में नहीं आते तो इंटरेस्ट के साथ मिलता है पैसा, राइट? चलो, सो अगर टाइम पे रिफंड नहीं आया तो मेरे पैसे, सिंपल उल्टा हो गया ना भाई। मेरे पैसे तुमको 60 दिन में गुड सप्लाई कर देना, तुमने गुड सप्लाई नहीं किए तो पैसे रिटर्न कर दो। तुमने 10 दिन लेट रिटर्न किया तो कहना इसे 10 दिन के लिए तुमने मेरा पैसा यूज किया, 10 दिन का इंटरेस्ट दो, राइट? सेम अगर इंटरेस्ट रेट डिसाइडेड होगा तो ठीक है, अदरवाइज कोर्ट अपना एक रीजनेबल इंटरेस्ट रेट पे इंटरेस्ट दिला देगा। पक्का? एक बार ये पॉइंट रीड करेंगे।
ये पैराग्राफ पढ़ के कुछ याद आया क्या? क्या? एंटिसिपेटरी ब्रीच। एंटिसिपेटरी ब्रीच में यही तो कॉन्सेप्ट था कि डिफॉल्ट ये था, दो ऑप्शन, या तो तुरंत एक्शन ले लो या वेट करो एक्चुअल डेट ऑफ एक्शन का, एक्चुअल डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, बराबर। तो यहां पर भी सिमिलरली अगर कोई भी पार्टी ने डिफॉल्ट किया है, दैट मीन्स या तो बायर ने पेमेंट करने में डिफॉल्ट किया या फिर सेलर ने गुड सप्लाई करने में डिफॉल्ट किया है। काउंटर पार्टी के पास ऑप्शन है कि या तो एक्चुअल डेट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तक वेट करे या फिर इमीडिएटली एक्शन ले ले। पक्का? चलो, जब भी ब्रीच ऑफ वारंटी हुआ है तो फिर बायर सिर्फ वारंटी क्लेम कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट गुड्स को रिजेक्ट करके रिफंड नहीं मांग सकता। याद है ना वारंटी एंड कंडीशन? So where the breach of warranty on the part of seller or where the buyer elects to treat breach of condition as breach of warranty, the buyer is not entitled to reject the goods only on the basis of such breach of warranty. Breach of warranty के basis पे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो सकता, आप सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। तो आप वारंटी क्लेम कर लो बट आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते, गुड्स को रिजेक्ट नहीं कर सकते। आर वी क्लियर ऑन दिस? पक्का? कोई कंफ्यूजन है क्या? सो ये थे हमारे राइट्स ऑफ अनपेड सेलर एंड राइट ऑफ बायर। इतना डिस्टर्बेंस क्यों आज क्लास में? क्या पढ़ने का मन नहीं आज? एग्जाम देने का मन है कि वो भी नहीं है? तो बिना पढ़े कैसे होगा? मार्क्स का स्टेटमेंट खोलो। आई अग्री, बट अल्टीमेटली मार्क्स के बिना सीए नहीं बन पाओगे। अनफॉर्चुनेटली हमारा एजुकेशन सिस्टम वैसा ही है, क्या करें? चलो, सो लास्ट टॉपिक, क्वाइट। अभी जो टॉपिक मैं बताने वाला हूं एक्सट्रीमली सिंपल, फुल मार्क्स लाने वाला टॉपिक है, पर अगर फोकस नहीं करोगे तो ये टॉपिक कुछ समझ में नहीं आएगा। ऑक्शन सेल, इस बार के पेपर में 7 मार्क का क्वेश्चन आया था इससे। जो मैंने तुम्हें बोला था याद है कि एक ही क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था, वो यही है। तो टॉपिक तो इजी है, ध्यान दिया तो। चलो, जून 24 के पेपर में 7 मार्क का क्वेश्चन यहां से आया था, सेल ऑफ गुड्स एक्ट का। ऑक्शन सेल टॉपिक बड़ा सिंपल है। ऑक्शन सेल के लिए कुछ बातें बोली गई है। सबसे पहले, ऑक्शन करवाने के लिए हमें एक पर्सन की जरूरत होती है जो एज अ डुअल एजेंट काम करे, यानी कि जब से प्रोसेस चालू होगा तब से वो सेलर का एजेंट होगा, एंड जैसे ही ऑक्शन में फाइनल बायर डिसाइड हो जाएगा वो बायर का एजेंट बन जाएगा। यानी पहले वो सेलर के बिहाफ में काम करेगा कि बिड्स इनवाइट करेगा, बिड सेलेक्ट करेगा, फाइनल बिड लॉक करेगा। जैसे ही फाइनल बिड लॉक हो गया अब वो बायर का एजेंट बन गया कि बायर के बिहाफ में पेमेंट लेके सेलर को देगा, सेलर से प्रॉपर्ली गुड्स लेके बायर को देगा, राइट?
और इस पर्सन को, ड्यूअल एजेंट को हम बोलते हैं ऑक्शनर। इसको हम बोलते हैं ऑक्शनर। अब बात समझना, सबसे पहले बिड का जो स्टार्ट प्राइस होता है उसे हम रिजर्व प्राइस बोलते हैं। सेकंड, सेलर के पास पावर होता है टू बाई बैक द गुड्स। सेलर के पास पावर होता है टू बाई बैक द गुड्स। कौन है अपने क्लास पे आना है? ये कौन लॉक करके गया? चलो ये लाइट तो ऑफ कर दो। अच्छा ब्रेक नहीं मिल पाएगा। चलो ये लाइट ऑफ करो। चलो नहीं, मेरे को यार बड़ी नहीं है। चलो, सेलर के पास पावर है कि गुड्स को बाई बैक कर सकता है, यानी जो गुड्स ऑक्शन में जा चुका उसे सेलर के पास पावर है कि वो फिर से खरीद सकता है। अभी कुछ लोगों के दिमाग में एक डाउट आएगा, सर वो खरीदेगा ही क्यों? तुम्हें क्या करना, उसके गुड्स किसी रीजन से चले गए। लेट्स से सेलर के गुड्स थे, राइट? सेलर के गुड्स थे, सेलर ने डिसाइड किया कि वो ऑक्शन करेगा। ऑक्शन के बिड्स इनवाइट कर लिए, ऑक्शन के बिड्स इनवाइट कर लिए। सेलर का हाँ, गेट क्यों लॉक की? लेकिन सेलर ने बिड्स इनवाइट किया। गुड्स मतलब एनी शॉर्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी ना, क्वाइट। गुड्स मतलब एनी शॉर्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। यहां पे हम तो अकाउंट जैसे भेदभाव नहीं करते ना एसेट्स और गुड्स में। मेरी कार है, क्वाइट, मेरी कार है, मेरे लिए वो बहुत वैल्यूएबल है, राइट? मेरे को पैसों की जरूरत थी, मैंने बिड से इनवाइट किया, मैंने सोचा मैं कार को बेचूंगा, राइट? एंड अब समहाउ आई गॉट बैक मनी। कहीं से मेरे को लॉटरी लग गई, पैसे आ गए, मेहनत किए, पैसे आ गए, राइट? सो लॉ मेरे को, क्वाइट, लॉ मेरे को एक पावर देता है कि जो गुड्स मेरे ऑक्शन के लिए जा रहे हैं मैं चाहूं तो वापस उन्हें एक्वायर कर सकता हूं। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने इन गुड्स को, क्वाइट, मैंने मेरी कार को एज अ सिक्योरिटी बैंक को दे दिया। लोन रिपे करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। अब अगर रिडीम करूंगा तो याद है राइट टू रिडीम, बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे रिडीम करने के लिए। वो 10 लाख के लोन के लिए हम 25 लाख अप्रॉक्स पे कर रहे थे, राइट? मेरे पास पैसे नहीं थे, बैंक लोन रिपे करने में डिफॉल्ट हो गया। बैंक क्या करेगा? एट दी एंड मेरी कार को बेच के पैसे रिकवर करेगा। मेरे पास पावर है कि मैं उसी कार को वापस खरीद सकता हूं। सर तो फिर सेलर आप कैसे हुए? सेलर तो बैंक होना चाहिए। सेलर इज द ओनर ऑफ द गुड्स। याद करो प्लेज के केस में ओनर किसके पास कौन होता है? बेलर। कार तो मेरी थी, बैंक के पास सिर्फ पोजीशन था। याद है कि पुराने कॉन्सेप्ट भूलते जा रहे हो? मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रांग है तो पार्टनरशिप एक्ट और सेल ऑफ गुड्स एक्ट अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा, राइट? नाउ हमारे पास पावर है कि हम गुड्स को बाई बैक कर सकते हैं, पर अगर सेलर खुद गुड्स को बाई बैक करना चाहेगा तो उसे यह बात ऑक्शनर को इन्फॉर्म करनी पड़ेगी। अगर सेलर ने ऑक्शनर को इन्फॉर्म नहीं किया इस बात को, राइट, और वो सिर्फ प्रिटेंडेड बिडिंग कर रहा है, मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं खुद बिडिंग करने बैठ जाऊं सिर्फ प्राइस बढ़ाने के लिए, दैट इज नोन एज प्रिटेंडेड बिडिंग। तो ये बिड्स सारी
इनवैलिड हो जाएंगी। यानी कि अगर सेलर खुद बाईबैक करना चाहता है गुड्स को और उसने ऑक्शनर को इन्फॉर्म नहीं किया तो सेलर की सारी बिड्स इनवैलिड हो जाएंगी, वो कंसिडर नहीं होंगी। पक्का? कोई कंफ्यूजन है इसमें? ऑक्शन सेल पे आएंगे, क्या बोल रहे हो? ऑक्शन सेल पे आएंगे सब, पूरा ऑक्शन सेल का टॉपिक एक बार रीड करेंगे। सिर्फ बैठने के प्राइस बढ़ाने के लिए हम बैठे हैं। सेलर के पास राइट है कि वो खुद भी बिडिंग करने बैठ सकता है या अपने बिहाफ में किसी एक पर्सन को भी बैठा सकता है, राइट? बट अगर आप ये चीज कर रहे हो, आप खुद का गुड्स खरीदने के लिए खुद बैठ रहे हो या किसी को बैठा रहे हो, तो आपको ऑक्शनर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। बिकॉज अगर आपने इन्फॉर्म नहीं किया तो ये प्रिटेंडेड बिडिंग माना जाएगा। प्रिटेंडेड बिडिंग मतलब वो बिडिंग जो सिर्फ प्राइस बढ़ाने के लिए किया जाता है। क्या आप प्रिटेंड कर रहे हो बिड करने का, आपको एक्चुअली बिड नहीं करना है, राइट? एंड ऑक्शनर इन सारे बिड्स को इनवैलिड कर देगा। बोलो, जिस पे बिड किए हो, ऑक्शन नहीं देखे कभी? अरे रिजर्व प्राइस से तो बिड चालू होती है, जो बिड किया है तुमने, जिस प्राइस पे बिड किया है उस पे। ऑक्शन नहीं देखे हो कभी? सुबह 5 बजे उठ के दादर जाना, दादर में सुबह ऑक्शन होता है वेजिटेबल्स का। चलो क्लियर है क्या? ये बुक पाएंगे क्विकली, क्वाइट। So auction sale is a sale in which the auctioneer as agent for the seller quite invites person present to bid for goods sold. Auctioneer dual capacity में act करता है, agent of the seller and subsequently agent of the buyer. कुछ रूल्स है ऑक्शन से रिलेटेड। सबसे पहले, गुड्स आर सोल्ड इन लॉट्स। अगर गुड्स लॉट में बेचे जाए, जैसे मैंने बोला सुबह सुबह दादर जाओगे ना, अगर लगभग 4:30-5 बजे, तो वहां वेजिटेबल्स का ऑक्शन होता है। सो वो लॉट्स में होता है कि लेट्स से अनियन है। सो अगर मेरे पास 100 kg ऑफ अनियन है, मैं एक साथ 100 kg का ऑक्शन नहीं करूंगा, मैं इसके 10-10 kg के 10 लॉट बना दूंगा। यानी एक बार जो आप प्राइस बिड कर रहे हो ना, वो सिर्फ 10 kg के लिए ही है। मान लो इस बिड में 40 रुपीज kg डिसाइड हुआ प्राइस, 40 रुपीज आपको सिर्फ 10 किलो ही मिलेंगे। अब आपका एक सेकेंड बिड होगा अगले 10 kg के लिए, हो सकता है वो 40 के नीचे क्लोज हो जाए, हो सकता है 40 से ज्यादा में क्लोज हो, राइट? सो जब भी आप लॉट में बिड करना चाहो, आपकी मर्जी, आप कर सकते हो, लेकिन जब लॉट में बिड करोगे तो एक बिड को ही एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के थ्रू दिया जाएगा, यानी हर लॉट के लिए अलग बिडिंग करनी पड़ेगी। क्लियर है? अब बाद में अगर समझो इस सेकेंड बिड में 20 रुपीज पर kg फाइनल रेट आया, तो आप ये नहीं बोल सकते नहीं पहले वाला तो 40 था, उसी को दे देते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। हर लॉट का सेपरेट बिडिंग हुआ है, सेपरेट प्राइस में देना पड़ेगा। क्लियर है? कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सेल कब माना जाएगा कंप्लीट होगा? जब फाइनल बिड लॉक कर दिया जाए किसी भी तरीके से। वो हैमर के ड्रॉप से होता है ना, 1 2 3 या गोइंग ऑन, राइट? बोला जाता है गोइंग ऑन, राइट? 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स। आईपीएल का ऑक्शन नहीं देखते? गुड, देखना भी नहीं चाहिए। क्या करना आईपीएल ऑक्शन का? पढ़ाई करो, हर साल तो आईपीएल होता है। और कैसा फिक्स तो है ना, बेंगलोर हारना है। चलो नेक्स्ट इज क्वाइट, ये पॉइंट क्विकली रीड करेंगे। द सेल इज कंप्लीट व्हेन द ऑक्शनर अनाउंसेस इट्स कंप्लीशन बाय द फॉल ऑफ हैमर और इन एनी अदर कस्टमरी मैनर। किसी भी मैनर से, गोइंग ऑन, 1 2 3 या हैमर का ड्रॉप, किसी भी तरीके से आप क्वाइट, किसी भी तरीके से आप सेल का कंप्लीशन को अनाउंस कर सकते हो। एंड जब तक ये अनाउंसमेंट नहीं हो जाता, कोई भी बिडर अपने बिड को वापस विड्रॉ कर सकता है। पर एक बार ये अनाउंसमेंट हो गया, बोलते हैं वो थर्ड हैमर गिर गया, उसके बाद आप बिड को विड्रॉ नहीं कर सकते, आपको खरीदना पड़ेगा आप गुड्स। सेलर राइट टू बिड रिजर्व कर सकता है, पर इस बात को उसे नोटिफाई करना पड़ेगा
एक रिजर्व प्राइस से बिडिंग स्टार्ट होगी एंड अगर नोटिफाई ना करे तो वो प्रिटेंडेड बिडिंग हो जाएगा। एक बार क्विकली ये चारों पॉइंट रीड करेंगे। सबको अपने अपने बुक से खुद के मार्क्स लाने के लिए पढ़ना है, ग्रुप डिस्कशन नहीं है। सीए के कोर्स में ग्रुप डिस्कशन नहीं होता है, राइट। ऑक्शन सेल से इस बार मैंडेटरी 7 मार्क का क्वेश्चन आया था। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, जिस टॉपिक को हम इतना सिंपली पढ़ रहे हैं उससे पेपर का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन बन के आया था। यानी हर टॉपिक से हर लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। बोलो विकास। क्या? Each lot is prima facie deemed to be subject of a separate contract of sale, कि हर लॉट को आपको मानना है कि अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। क्या? ऑन फर्स्ट इंस्टेंस, पहली नजर में। चलो, लास्ट पैराग्राफ फॉर सेल ऑफ गुड्स एक्ट, केस स्टडी आया था, दिखाता हूं मैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5A, पीटीसी होटल्स इन बॉम्बे डिसाइडेड टू सेल देयर फर्नीचर बाय ऑक्शन सेल। एसेट बेच रहे हैं कि गुड्स बेच रहे हैं? लॉ में भेदभाव नहीं है। फॉर दिस पर्पस दे अपॉइंटेड आरएन एंड एसोसिएट एज ऑक्शनर। They invited top 10 renowned architects in Bombay for bidding. A right to bid was not notified by them. Furniture was put up in lots for sale and it was decided that for every lot of furniture there will be a reserve price. क्या हर लॉट के लिए मैं अलग रिजर्व प्राइस रख सकता हूं? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ध्यान दो सर, इन्होंने राइट टू बिड नहीं रिजर्व किया है, यानी अगर सेलर खुद बिड करेगा तो वो इनवैलिड हो जाएगा। On 25th February 2024, auction sale was started at 10 a.m. in the lawn of PTC Hotels Bombay. For a special lot of furniture, 3 parties came for bidding: Mr. Neil, Mr. Raj, Mr. Dev. On behalf of their respective companies, bidding as follows. Neil ने 5.7 lakh, Raj ने 4.85 lakh, Dev ने 6.10 lakh. The sale was completed in favor of Mr. Neil by RN Associates by fall of hammer. Mr. Dev's bid was rejected on the ground that right to bid was reserved and company of Mr. Dev was not invited to bid. For another bid of, sorry पहले इस पे आ जाते हैं। चलो इतने का आंसर समझ में आया, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्या ये जो बिड रिजेक्ट हुआ मिस्टर देव का, ये सही है या गलत है? पक्का? पर यहां पे हमें कहां पता चल रहा है कि मिस्टर देव पीटीसी होटल्स के बिहाफ में बीट कर रहे हैं?
कि मिस्टर देव का जो बिड रिजेक्ट किया, सही किया गलत किया? Right of bid was not notified. They invited top 10 renowned architects in Bombay for bidding. चलो आगे देखते हैं एक बार, क्या पता आगे कुछ हिंट मिल जाए. For another bid of Italian furniture was made by two parties as follows: Mr. Dheer and Mr. Madhu on behalf of RN and Associates. 15 lakh, 15.2 lakh. Sale was completed in favor of Mr. Dheer instead of Mr. Madhu. Mr. Dev and Mr. Madhu argued that auction sale was not lawful. Give your opinion with reference to provisions of Sale of Goods Act whether auction sale will be considered lawful or not. Right? इसको सबसे पहले मार्क करेंगे आज का होमवर्क क्वेश्चन. आपको लिख के लाना है यहां पे सही हुआ है कि नहीं. राइट? चलो मैं थोड़ी हेल्प करता हूं तुमको, तुम्हारी. ये जो सेल नंबर 2 हुआ है ना, जहां पे मिस्टर धीर को 15 लाख में दे दिया गया, ये वैलिड है. आधा हेल्प मैंने कर दिया, आधा आपको खुद से करना है. ये वैलिड है क्योंकि मिस्टर मधु जो आरएन एंड एसोसिएट के बिहाफ में बिड कर रहे हैं, उन्होंने चीज नोटिफाई नहीं किया. राइट? आपको इससे अच्छा, आरएन एंड एसोसिएट्स को तो हमने ऑक्शनर अपॉइंट किया है. राइट? ये तो वैसे भी परचेज नहीं कर सकते. फर्स्ट वाला तुम्हें लिख के लाना है. एक आंसर मैंने बता दिया, एक तो खुद से लिखो. तो ये सेल वैलिड है, मिस्टर धीर को ही दिया जाएगा. आपको ये बताना है प्रॉपरली विद प्रोविजन, लिख के लाना है. एक पूरा केस स्टडी इसको सॉल्व करके. क्वेश्चन पेपर नहीं है तुम्हारे पास? ठीक है, भेज देंगे. चलिए, फिर लास्ट पैराग्राफ फॉर सेल ऑफ गुड्स एक्ट. चलिए फोकस करेंगे इधर. एकदम सिंपल सी बात बोलता है ये, लैंग्वेज एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड. ये बोलता है जब आप गुड्स को बेचोगे उसके साथ टैक्स ऐड होगा. लेट्स से ए ने बी से जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट किया था गुड्स सेल करने का 1000 रुपए में, उस दिन टैक्स रेट थी 10%. अब कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके से हो सकता है, 1000 विथ टैक्स एंड 1000 प्लस टैक्स. बराबर? विथ टैक्स मतलब 1000 में टैक्स इंक्लूडेड है, प्लस टैक्स आपको और टैक्स देने पड़ेंगे. राइट? अब क्या हुआ, जब एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का डेट आया, टैक्स रेट इंक्रीज होकर 20% हो गया. केस ए. केस बी 8% हो गया. अब सिचुएशन नंबर 1 हो या 2 हो, आपको ये जो न्यू रेट है ना, इसके अकॉर्डिंग ₹1000 को एडजस्ट करना पड़ेगा. यानी केस ए में, सिचुएशन 1 में आप 1000 रुपए को रिवर्स कैलकुलेट करो. 1000 रुपए में 10% टैक्स इंक्लूड है ना, डिवाइड बाई 110 इंटू 120. एंड सेकेंड में आप 1000 प्लस 10 नहीं, अब 20% करोगे. क्लियर है? बेसिकली जो नया टैक्स रेट है उस पर आपको पेमेंट करना पड़ेगा. राइट? केस बी में सिंपल 1000 डिवाइड बाई 110 इंटू 108. एंड केस 2 बी में केस 2 क्या हो जाएगा, 1000 प्लस 8%. सो डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का रेट नहीं लेना, डेट ऑफ परफॉर्मेंस का रेट लेना है. समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? एक बार इस पॉइंट को रीड करेंगे.
So with this, we are done with यूनिट का फर्स्ट पेज। लास्ट लेक्चर में तो डिस्कस किए थे कि कुछ सिचुएशन में आप वारंटी की कंडीशन के ब्रीच को कंडीशन ना ट्रीट करके वारंटी ट्रीट करते हो। ये रहा, चलो फिर से करा देता हूं। इधर देखो, ध्यान दो, मैंने इसको रीड करने का होमवर्क में भी दिया था। कुछ सिचुएशन में आप कंडीशन को वारंटी की तरह ट्रीट कर सकते हो। इसका नेट इफेक्ट क्या होगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर पाओगे, सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर पाओगे। नॉर्मली कंडीशन ब्रेक होने पे क्या होता है, हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देते हैं, पर हम यहां पे कैंसिल नहीं कर पाएंगे, सिर्फ वारंटी क्लेम कर पाएंगे। दैट मीन सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर पाएंगे। पक्का? सबसे पहले वॉलेंटरी वेवर ऑफ कंडीशन। जब आपने खुद बोल दिया हमें कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन नहीं चाहिए, आपने खुद बोल दिया हमें कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन नहीं चाहिए, क्या हो गया? क्या? वेयर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन। देखो, ऑफर में भी कंडीशनल, ऑफर के साथ कंडीशन लगाई गई थी, कंडीशन पूरी नहीं हुई तो आपने बोला कोई बात नहीं, कंडीशन पूरी नहीं हो रही, हमें बिना कंडीशन के भी कॉन्ट्रैक्ट चलेगा। आप कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए रेडी हो इवन विदाउट कंडीशन, तो इसे ऑटोमेटिकली हम मान लेंगे एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी। आपने कंडीशन ब्रीच हुई आपके साथ, ऑटोमेटिकली क्या मान लिया गया? वारंटी का ब्रीच। क्यों? क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना चाहते हो। तो इफ यू वांट, आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। सेकंड, ब्रीच ऑफ कंडीशन को आपने ही बोला कि मैं ब्रीच ऑफ वारंटी मान लूंगा। डिफरेंस समझना फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में, अदरवाइज हमें कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। पहले पॉइंट में हमने बोला कि कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, कोई बात नहीं, मैं बिना कंडीशन के ही कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर लूंगा। सेकंड में बोल रहा हूं ब्रीच ऑफ कंडीशन को मैं ब्रीच ऑफ वारंटी मान लूंगा। नेट इफेक्ट दोनों का सेम होगा। नेट इफेक्ट ये पूरे जो आगे भी टॉपिक बताने वाला आपको उसको सेम ही होगा कि आप कैंसिल मत करो, डैमेजेस क्लेम कर लो। राइट? फर्स्ट पॉइंट में आपने क्या बोला? सर कॉन्ट्रैक्ट का कंडीशन ब्रीच हुआ है, कोई बात नहीं, मैं बिना कंडीशन के ही कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर लूंगा। सेकंड पॉइंट में आपने क्या बोला? मैं ब्रीच ऑफ वारंटी को ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मान लूंगा। पक्का? श्योर? लेट्स से जैसे आपका कंडीशन था बाई वन गेट वन फ्री, गेट वन फ्री नहीं मिला, कोई बात नहीं, मैं फिर भी एक बाई कर लूंगा। बराबर? सेकंड, गेट वन फ्री नहीं मिला, कोई बात नहीं, मेरे को डैमेजेस दे दो, मैं इसको ब्रीच ऑफ वारंटी मान लूंगा कि मेरे को आधे प्राइस पे बाई वन कर दो। समझ में आया? श्योर? थर्ड इज कंपल्सरी वेवर ऑफ कंडीशन। कंपल्सरी वेवर ऑफ कंडीशन, देखो, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट सेवरेबल, मतलब सेपरेबल, एंड द बायर हैज एक्सेप्टेड द गुड्स और पार्ट देयर ऑफ, the breach of any condition to be fulfilled by the seller can only be treated as breach of warranty. Let's say A ने B को शुगर सप्लाई किया, एंड बात थी ग्रेड A का शुगर सप्लाई करने, सॉरी ए कंफ्यूज जाओगे, बात थी क्वालिटी X का शुगर सप्लाई करने की। एक्चुअली सप्लाई हुआ क्वालिटी Y का शुगर सप्लाई हुआ। 50 केजी शुगर का एक बैग था, बी ने इस बैग को ओपन कर लिया, उसमें से 1 केजी शुगर यूज कर लिया। अब बी इस शुगर को कैंसिल नहीं कर सकता, इस कॉन्ट्रैक्ट को, इस शुगर को रिटर्न नहीं कर सकता। आप क्या कर सकते हो? बस प्राइस डिफरेंस रिकवर कर सकते हो। इज इट क्लियर? पक्का? यहां पे एक एग्जांपल ऐसे रीड करेंगे।
चलो, अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से पहले कोई भी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होने से पहले इम्पॉसिबल हो गया तो वहां पे कंडीशन वारंटी चेक ही नहीं करनी। अगर इम्पॉसिबल हो गया तो डायरेक्टली वहीं पे, अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय इम्पॉसिबल है तो वॉइड अग्रीमेंट, बाद में हुआ तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, राइट। उसमें कोई किसी से डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता, ना ही किसी को कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का रिक्वायर्ड आएगा। वाई? बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट अगर इम्पॉसिबल हुआ ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाएगा, वहीं पे खुद से कैंसिल हो जाएगा, राइट। So nothing in this section shall affect the case of any condition or warranty fulfillment of which is excused by the reason of impossibility. Impossibility से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस एक्सक्यूज हो गया तो उसमें हमें कंडीशन वारंटी किसी का कोई भी इफेक्ट नहीं देखना है। पक्का क्लियर है अभी सबको? ये साजिद क्लियर हुआ अभी? ये किधर है ये? अभी तो एकदम आराम ही है ना अभी क्या। चलो, इसी के साथ हमारा सेल ऑफ गुड्स सेट कंप्लीट होता है। हमारे पास अभी 2 चैप्टर बचे, कंपनीज एंड एलएलपी, राइट। ये हमेशा इसी सीक्वेंस में पढ़ा जाता है, कंपनीज और उसके बाद एलएलपी। कंपनीज के बाद जब हम एलएलपी पढ़ेंगे, एलएलपी में मुश्किल से 1 घंटे लगेगा हमें पढ़ने में, मुश्किल से, वो भी, राइट। मैक्सिमम 1 आवर लगता है ये पढ़ने में। चलो, एलएलपी, चलो कंपनीज पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। राहुल ब्रेक चाहिए? क्या करेगा? चलो ठीक है, छोटा सा ब्रेक लेते हैं 10 मिनट्स का।